गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में इंडेक्स नंबर में, आज थर्ड लेक्चर है इंडेक्स नंबर का आई थिंक, तो मैंने आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना, आज थर्ड नहीं फोर्थ होगा, थर्ड है, चलिए। तो मैंने आपको इंडेक्स प्राइस इंडेक्स निकालना कल समझाया था, और मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स निकालते समय हमारे पास एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स होते हैं और एक वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं बेसिकली जिसमें वेट असाइन नहीं करते, और वेटेड इंडेक्स में हम वेट असाइन कर लेते हैं। पहले हम अनवेटेड को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और आज हम वेटेड को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ अनवेटेड के बारे में दोबारा से। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग जब कॉमोडिटीज का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स कैलकुलेट करने का मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं हम लोग। प्राइस इंडेक्स बेसिकली प्योरली इन्फ्लेशन को मेजर करता है। मैंने आपको बोला था कि सर प्राइस इंडेक्स नहीं है, कई और सारे भी इंडेक्स हैं, बट यहाँ पर जो है प्राइस इंडेक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, और प्राइस इंडेक्स में हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, महंगाई को मेजर करते हैं भी कितनी होगी। किसी भी बेस ईयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, और करंट ईयर में हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट इन द करंट ईयर। अब उसमें जब आप कॉमोडिटीज को लेते हो तो आप अनवेटेड भी ले सकते हो, आप सिंपल इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हो, वेटेड इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हो। तो पहले बात की थी सिंपल की, आज हम बात करेंगे वेटेड की। सिंपल के बारे में निकालने के लिए दो मेथड है, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एक एग्रीगेटिव मेथड है और दूसरा एवरेज मेथड है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जो आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फॉलो करते हैं ना, उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन मैंने कल की क्लास में डिस्कस की थी कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का मतलब होता है कि आप करंट ईयर के प्राइसेस को जोड़ो। एग्रीगेट का मतलब होता है जोड़ना, एग्रीगेट का मतलब होता है जोड़ना। आप करंट ईयर के प्राइसेस को जोड़ो और बेस ईयर के प्राइसेस को जोड़ो और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन इस मेथड की ना एक लिमिटेशन है, ये कि अगर इस कॉमोडिटीज के यूनिट्स अलग अलग होंगे, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कॉमोडिटीज हैं एक्स वाई जेड, एक्स के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, वाई के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, एक लीटर में, एक मीटर में, एक टन में है, जोड़ कैसे लोगे? आप जोड़ नहीं पाओगे। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल के साथ ये बात समझाई थी, तो वहां पर आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फेल हो जाता है। तो उस जो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड यूज करते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हम लोग क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल के साथ बताया था आपको, ये देखिए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये मैंने बोला था कि एवरेज जब लेनी होगी, आप एवरेज लेनी है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। एवरेज किसकी लेनी है? प्राइस रिलेटिव की लेनी है। एवरेज लेने के दो तरीके, एक आप एवरेज मीन से ले सकते हो, दूसरी एवरेज आप ज्योमेट्रिक मीन से ले सकते हो। एवरेज आप अर्थमेटिक मीन से भी एवरेज ले सकते हो और दूसरी एवरेज आप ज्योमेट्रिक मीन से भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए यहां पर हम अर्थमेटिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। सवाल ये है कि कौन सा मीन यूज करना चाहिए, प्रैक्टिकली तो अर्थमेटिक मीन, लेकिन बेस्ट ज्योमेट्रिक मीन। इसलिए बोलते हैं कि थ्योरेटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज फॉर कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर, और इन प्रैक्टिकली हम लोग अर्थमेटिक मीन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड तीन कॉमोडिटीज हैं, ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस है। यहां पर ये केजी में है, ये लीटर में है, ये मीटर में है, तो यहां पे एग्रीगेटिव मेथड नहीं लगेगा। एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है कि भाई जोड़ लो। अब इनको जोड़ नहीं पाओगे आप, ठीक है, आप इसको भी नहीं जोड़ पाओगे क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबके यूनिट सेम करेंगे, ठीक है, जो यूनिट एक्स का होगा वही वाई का कर देंगे, जो वाई का होगा वही जेड का कर देंगे। और यूनिट सेम करने के लिए हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। निकाल दो इनके प्राइस रिलेटिव क्या होते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपेरेबल हो जाएगी। आप में से पंजाब बोर्ड में से कौन कौन है और सीबीएसई बाकी? पंजाब बोर्ड में टोटल मार्क्स कितने में से हैं? 450 में से, और सीबीएसई में 500 में से। अगर मान लीजिए दोनों कंपेरेबल नहीं है, अगर एक स्टूडेंट बोले कि मेरे जी 425 मार्क्स आए हैं
दूसरा सीबीएसई बोर्ड का है, वो बोले मेरे 430 आए हैं, यू कांट कंपेयर दीज टू। लेकिन जब इन दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स कॉमोडिटी, वाई कॉमोडिटी और जेड कॉमोडिटी के यूनिट्स अलग अलग हैं, इनको जोड़ने के लिए इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। अब यूनिट सेम करने का बेस्ट तरीका पता क्या होता है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो सारे डाटे को, यूनिट सेम हो जाएंगे। तो जब मैंने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। 15 20 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, 133%। प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट कर लिया, और वाई का भी प्राइस रिलेटिव निकाल लिया और जेड का भी प्राइस रिलेटिव निकाल लिया। तब आप देखो यूनिट सेम हो गए ना, परसेंटेज परसेंटेज एंड परसेंटेज, सबके यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो गए। तो अब यहाँ पे जो मेथड लगाएंगे वो एवरेज ले लेते हैं, प्राइस रिलेटिव की एवरेज ले लेते हैं। ये टोटल हो गया, इसकी एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले का नाम क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव की एवरेज ले लो, तो प्राइस रिलेटिव का टोटल आ गया ये। अब जब इसकी एवरेज लेने की बात आती है तो एवरेज लेने के दो तरीके, आप अर्थमेटिक मीन का भी सहारा ले सकते हो, आप ज्योमेट्री मीन का भी सहारा ले सकते हो। अर्थमेटिक मीन से क्या करोगे? नंबर से डिवाइड कर दो, n से। अर्थमेटिक मीन का सिंपल लॉजिक होता है, जितनी वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। और अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फंडा ये होता है, ठीक है? ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकलता है ना, ऐसे निकलता है। और ये तो सिंपल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन से एवरेज आ जाएगी। पर एक बार बताओ, ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग का सहारा भी तो ले सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिव है और है। अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन का चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला लॉजिकल है, ये लॉग वाला फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो अंदर ये बन जाएगा, ये समझाया हुआ मैंने, ठीक है? नहीं, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस ही होते हैं, ये समझ आ गया ना? हाँ बस ठीक है। मतलब मेरा कंसर्न तो ये है कि पता लग गया ना आपको। तो लॉग आ गया, ये 1/3 आगे आ जाएगा और फिर ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि ये लॉग वाला फॉर्मूला इस तरीके से जाता है। ये लॉग वाला फॉर्मूला इज नथिंग, जब आप एवरेज निकाल रहे हो ना, यहाँ एक बार आप ज्योमेट्रिक मीन का सहारा ले रहे हो, एक बार अर्थमेटिक मीन का सहारा ले रहे हो, ठीक है? दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये वाला, सॉरी अनवेटेड इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स में हमने निकाल लिया। यहां तक मैंने कल कराया था, काफी डिटेल में कराया था, लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि ये कराया है। आज हम बात करेंगे वेटेड इंडेक्स की। प्राइस इंडेक्स में भी वेटेड इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स तब निकालते हैं जब हमारे इन्फ्लेशन हर कॉमोडिटीज की अलग अलग होती है। सपोज करो, मैं आपको समझाता हूं, तीन कॉमोडिटीज हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ये बेस ईयर के प्राइस हैं, ये करंट ईयर के प्राइस हैं। 10 हैं, 20 हैं और 30 है, 20, 40 और 60। एक मिनट, 100 और 80। इन्फ्लेशन आ गई, इसमें इन्फ्लेशन कितनी आई है? 100%। इस पे इन्फ्लेशन 400%, तो 4 गुना रेट बढ़ गए ना।
और इसमें 100 3.333%। ठीक है, ये इन्फ्लेशन आ गई। क्या इस इन्फ्लेशन का असर सब पे सेम पड़ेगा? मतलब x का जो असर होगा, y का असर होगा और z का असर होगा, वो सब पे सेम है। x में 100% की ग्रोथ होगी और y में 400% का रेट का इन्फ्लेशन आ गया और z में 333% के रेट का इन्फ्लेशन आ गया। क्या ये इन्फ्लेशन का मतलब जो इम्पैक्ट है वो सेम है सबका? ये काम करते हैं। P1 20 40 एंड 60 इन्फ्लेशन को अगर आप मेजर करते हो, रेट 200% हो गए, यहां पर भी 200% हो गए, इसके ऊपर भी रेट जो है वो 200% ही है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी निकालूं तो 600 हो गया और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं 200%। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन 200%। इसका मतलब सबके ऊपर महंगाई का जो असर है डबल पड़ गया। यही होगा ना इसका मतलब कि महंगाई का असर सबके ऊपर डबल हो गया। बट मान लीजिए मैं इसको खाता ही नहीं हूं, इसकी ज्यादा कॉमोडिटीज को खाता हूं, इसको कम खाता हूं, और आप ज्यादा खा रहे हो। पहली बात तो तीनों कॉमोडिटीज में इन्फ्लेशन का असर सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कॉमोडिटी का असर मेरी कंजम्पशन में अलग होगा, आपकी कंजम्पशन में और तीसरे बंदे की कंजम्पशन में अलग होगा। यहां तो तीनों का सेम है, हम तीनों का इन्फ्लेशन सेम है, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी होगा जब रेट बराबर होंगे। अब मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन ऐसी है, इसमें रेट 20 हो गए करंट ईयर में, इसमें रेट 30 हो गए और इसमें रेट 60 हो गए या 120 हो गए। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, इसमें 200% इन्फ्लेशन आ गया, इसमें 150% इन्फ्लेशन आ गया, इसमें 400% इन्फ्लेशन आ गया। 400 गुना रेट, 400 गुना हो गए रेट, ये रेट डबल हो गई, ये 150 टाइम हो गई, ये 400 टाइम हो गए। अब मान लीजिए अगर मैं, ये ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, बी भी एक्स खाता है, वाई खाता है और जेड खाता है। अब बी एक्स इसके 100 यूनिट्स खा रहा है और ए इसके 50 यूनिट्स खा रहा है और इसके 10 यूनिट्स खा रहा है, और बी उल्टा कर रहा है, बी एक्स के 10 यूनिट खा रहा है और वाई के 50 यूनिट्स खा रहा है और जेड के 100 यूनिट्स खा रहा है। क्या दोनों के ऊपर इन्फ्लेशन का असर सेम रहेगा? क्यों? क्योंकि जेड के ऊपर या कम होगा या इन्फ्लेशन ज्यादा है, जेड का कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि जो बी है वो जेड को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, और जब बी क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इनका असर बी के ऊपर इन्फ्लेशन का असर ज्यादा पड़ जाएगा। और यहां पर ए इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और बी इसको कम कंज्यूम कर रहा है। अब ए वो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है जिसमें इन्फ्लेशन का असर कम, बी वो कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है जिसमें इन्फ्लेशन का असर ज्यादा है। तो आप बताओ ना कि दोनों के लिए इन्फ्लेशन का मीनिंग अलग अलग हो गया। तो आप सबके लिए इन्फ्लेशन सेम नहीं ट्रीट कर सकते। मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि कीमत बढ़ती है, मान लो 3 कॉमोडिटी है एक्स, वाई और जेड, इसमें इन्फ्लेशन 10% बढ़ी, इसमें 20% बढ़ी और इसमें 30% बढ़ी, या मान लीजिए 2 ही हैं। मान लो इसको मास कंजम्पशन करते हैं लोग, आम ज़्यादातर एक्स को खाते हैं और वाई को कम खाते हैं, तो क्या दोनों का इन्फ्लेशन का असर सेम रहेगा? इन्फ्लेशन का असर डिपेंड करता है कि कौन सी कॉमोडिटी कितनी कंज्यूम की जाती है। तो अगर आप वेट नहीं ना दोगे तो ऐसा ही लगेगा कि सबका इन्फ्लेशन का असर पब्लिक के ऊपर सेम है। जैसे सब्जेक्ट सेम नहीं होते, वैसे कॉमोडिटीज भी हम सेम कंज्यूम नहीं करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था ब्रोकली और गोभी का, लास्ट क्लास अगर आपने लगाई होगी। मैंने बोला था मान लीजिए ब्रोकली में जो इन्फ्लेशन है वो 10% है और गोभी में भी 10% है।
लेकिन गोभी की इन्फ्लेशन का असर ज़्यादा होगा क्योंकि वो मास कंजम्पशन की कॉमोडिटी है, वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, घर घर में उसका असर पड़ेगा। ब्रोकली में अगर रेट बढ़ भी जाए तो मैं कहता हूँ डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, 4 गुना भी हो जाए, 5 गुना, लेकिन गोभी जितना असर नहीं पड़ेगा जो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि गोभी एक मास कंजम्पशन की कॉमोडिटी है। लेकिन ब्रोकली मास कंजम्पशन की कॉमोडिटी नहीं है, उसमें इन्फ्लेशन आ भी जाए तो जनता उससे प्रभावित नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पेट्रोल के रेट बढ़ जाएं तो ज्यादा अफेक्ट कम आता है, लेकिन अगर डीजल है तो असर ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो है वो छोटे व्हीकल्स में यूज होता है, लेकिन जो डीजल है मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हमारी डीजल पर है, बसेस, ज्यादा है, उसका असर आप पे ज्यादा पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली अगर पेट्रोल का है नो डाउट उसका भी असर पड़ता है। इन्फ्लेशन सेम नहीं है, एक्स की इन्फ्लेशन, वाई की इन्फ्लेशन और जेड की इन्फ्लेशन, तीनों की इन्फ्लेशन में अंतर है, सेम नहीं है। अगर आप बोलोगे ना सेम रेट इन्फ्लेशन है, सेम नहीं है, वो अलग अलग है। लेकिन जब आप वेट नहीं ना देते हो, सबको बराबर ट्रीट कर लेते हो, इसलिए वेटेड इंडेक्स नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए वेटेड इंडेक्स यहां से शुरू करते हैं। वेटेड इंडेक्स में हम लोग वेट प्रोवाइड कर देते हैं। वेट देने का मतलब होता है कि उस चीज के असर को कंसीडर करना, उस चीज के असर को कंसीडर करना। हर चीज बराबर नहीं होती है, एक्स वाई एंड जेड ये कॉमोडिटीज है, ये प्राइस है बेस ईयर का और ये करंट ईयर का प्राइस, ये मैंने वेट दे दिया। जनता के ऊपर इसका असर कम है, इसका ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने वेट दे दिया। आम जनता के ऊपर एक्स का असर कम है क्योंकि आम जनता एक्स को कम कंज्यूम करती है। आम जनता के ऊपर वाई का असर जो है वो ज्यादा है और जेड का सबसे ज्यादा है। तो जिसका असर ज्यादा है उसको ज्यादा वेट दे दो। वेट देने का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस को कंसीडर करो कि ये ज्यादा असर देने वाली कॉमोडिटी है, ये ज्यादा प्रभावित करेगी। तीनों सेम नहीं है। तो देखते हैं इन्फ्लेशन। मान लीजिए यहाँ 50 रुपीज का रेट था या 60 था या 75 है, यहां पर रेट 80 हो गया, यहां पर 90 हो गया और यहां पर 150 हो गया। क्लियर? तो आइए मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। बेस ईयर में प्राइस क्या रहेंगे? बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स रहेगा P0 इंटू डब्ल्यू। वेट को मल्टीप्लाई कर दिया, वेट को मल्टीप्लाई कर दिया। वेट को मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इंपॉर्टेंस को कंसीडर करें। ये हो गया 50, 120, 225, वेट को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर करंट ईयर के प्राइस के साथ भी वेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 80, 180, 450। और हम लोग एग्रीगेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। इसमें ना दो मेथड हैं, ये देखिए। वेटेड में एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो मैं एग्रीगेटिव मेथड यूज कर रहा हूं। एग्रीगेटिव का मतलब था जोड़ना, तो मैं जोड़ता हूं। ये करंट ईयर का है टोटल और ये बेस ईयर का, तो जोड़ना जरा। सी $710। तो आइए प्राइस इंडेक्स करंट ईयर ऊपर इंटू 100, $180। इंडेक्स आ गया 180, यानी कि कीमतों का असर इन्फ्लेशन का 80% है जो पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। 80% कीमतें बढ़ गई हैं।
लेकिन अगर आप वेट चेंज कर दोगे तो इन्फ्लेशन का असर अलग हो जाएगा। तो आपको क्लियर है कि वेटेड का असर क्या है। वेटेड मतलब जो जिस कॉमोडिटी का लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है ना, उसको वेट असाइन दे दो ताकि इन्फ्लेशन का असर दिखे। देखो आप इन्फ्लेशन को क्यों निकाल रहे हो, यही देखना चाहते हो कि मेरे पर इन्फ्लेशन का असर कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है। तो मेरे पे इन्फ्लेशन का असर इस बात पे डिपेंड करेगा क्योंकि कौन सी कॉमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूं। इसलिए कॉमोडिटी वाइज इन्फ्लेशन का असर अलग अलग होता है। सारी कॉमोडिटी की इन्फ्लेशन सेम नहीं होती है। सारी कॉमोडिटीज की जो इन्फ्लेशन है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। और उनको सेम करने के लिए ना वेट असाइन करते हैं। उनको सेम करने के लिए हम वेट असाइन करते हैं, वेट करके उनको इक्वल बना देते हैं। 80% इन्फ्लेशन है। आपको ये बात समझ में आई कि वेट क्यों असाइन करते हैं? वेट इसलिए असाइन करते हैं, जस्ट रट्टा नहीं मारना। वेट क्यों असाइन करते हैं? जस्ट टू मेक थिंग्स इक्वल। इक्वल बनाने के लिए वेट असाइन करते हैं ताकि चीजें बराबर हो जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइंस के मार्क्स और एसएसटी के मार्क्स बराबर नहीं होते हैं। क्या बराबर होते हैं? साइंस के मार्क्स या मैथ के मार्क्स और एसएसटी में स्कोर करना ही बराबर नहीं है। एक बच्चा 90 स्कोर एसएसटी में लेके आया, दूसरा 90 मैथ में लेके आया, दोनों बराबर नहीं है। दोनों के एफर्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों डिफरेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सब्जेक्ट बेटर हो सकता है, लेकिन मेहनत का अंतर है दोनों में। मैथ में 90 स्कोर करना मतलब यू हैव टू पुट मोर एफर्ट। तो कोई बच्चा 90 स्कोर लेके आ रहा है मैथ में, तो उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जो एसएसटी वगैरह या मान लीजिए किसी इजी सब्जेक्ट में स्कोर करके आ रहा है, म्यूजिक में स्कोर कर लिया 100, उसको ज्यादा वेट नहीं दिए। फिजिकल में 100 आ गया और दूसरी तरफ मैथ में या अकाउंट्स में 100 आया है। दोनों में अंतर है, दोनों इक्वल नहीं है। आप चीजों को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली कॉमोडिटीज की में जब इन्फ्लेशन आती है ना, वो इन्फ्लेशन हर कॉमोडिटीज के ऊपर अलग अलग असर दिखाती है, सेम नहीं है। तो वेट उनको बराबर करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए वेटेड प्राइस इंडेक्स निकाला गया है। सिंपल प्राइस इंडेक्स इसलिए नहीं निकाला गया। सिंपल प्राइस इंडेक्स तो क्या कहता है? सारी चीजें सेम है, एक्स का इन्फ्लेशन भी और वाई का इन्फ्लेशन भी और जेड का इन्फ्लेशन भी सेम है। लेकिन वेट इंडेक्स कहता है नहीं, हर टाइप का इन्फ्लेशन अलग है। इसलिए जेड का असर 3 गुना है, इसलिए उसको 3 वेट दे दिए। तो जिसका असर जितना ज्यादा पड़ेगा उसको वेटेज ज्यादा दे दो ताकि वो बराबर हो जाए। ठीक है जी, ताकि वो बराबर। जेड का असर एक्स के मुकाबले में 3 गुना है, इसलिए उसको 3 वेट दे दिया गया। जेड का असर वाई के मुकाबले में 50% ज्यादा है, इसलिए वाई को वेट दिया है 2। 2 का 50% होता है 1, इसका मतलब जेड को वेट दिया गया 3। ये बात हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में भी, वेटेड अर्थमेटिक मीन और सिंपल अर्थमेटिक मीन में भी ये बात कंसीडर की थी कि हर चीज बराबर नहीं होती। क्लियर है? हर जगह आप देखोगे हर चीज बराबर नहीं है, हर जगह एवरीवेयर थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम आपके सामने पता क्या आती है? आप प्रॉब्लम आती है कि वेट कैसे कैलकुलेट करें। वेटेड इंडेक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वेट कैसे कैलकुलेट किए जाएं, कैसे पता चले कि किसका असर कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया कि क्वांटिटीज को वेट बना दिया जाए। जितनी जितनी क्वांटिटी जिस जिस कॉमोडिटी की कंज्यूम हो रही है, क्वांटिटी को वेट बना दिया गया। इसलिए जब भी आप प्राइस इंडेक्स में वेटेड इंडेक्स निकालोगे ना, तो आप मानोगे है तो प्राइस इंडेक्स, बट वहां पे क्वांटिटीज को कंसीडर किया जाता है। क्वांटिटीज को सिर्फ वेट देने के लिए कंसीडर किया गया। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो कॉमोडिटी एक्स वाई जेड, इन्फ्लेशन मेजर करना है, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, 50, 60, 100। प्राइस बढ़ गए हैं,
120 हो गया, ये भी 120 हो गया, और मान लो ये भी 120 हो गया, प्राइस बढ़ गया। अब ये अगर मैं सिंपल इसको सॉल्व कर दूं तो सिंपल प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको वेट देता हूँ, वेट मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को देता हूँ। क्वांटिटी को मतलब एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है, वाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, और जेड की कितनी क्वांटिटीज कंज्यूम हो रही है, मैं क्या करता हूँ उसको वेट दे देता हूँ। अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि सर जो वेट देना है वो बेस ईयर की क्वांटिटी की कंजम्पशन को देना है या करंट ईयर की क्वांटिटी की कंजम्पशन को देना है ना सवाल। ये सवाल है कि वेट कौन सी क्वांटिटी को देना है, वो क्वांटिटी जो बेस ईयर में कंज्यूम हो रही थी, या वो क्वांटिटी एक्स की वो क्वांटिटी जो बेस ईयर में कंज्यूम हो रही थी, या एक्स की वो क्वांटिटी जो करंट ईयर में कंज्यूम हो रही है, या वाई की वो क्वांटिटी जो बेस ईयर में कंज्यूम हो रही थी या करंट ईयर में कंज्यूम हो रही है, जेड की क्वांटिटी जो बेस ईयर में कंज्यूम हो रही थी या करंट ईयर में, किसको वेट देना है। तो मैं यहां पर ना क्वांटिटी बेस ईयर की को वेट दे देता हूं कि बेस ईयर में एक्स के 10 kg क्वांटिटी यूज हो रही थी, वाई की 15 kg यूज हो रही थी, और जेड की 10 kg यूज हो रही थी। तो इस क्वांटिटी को वेट बना दिया गया। वैसे वेट असाइन नहीं किए जाते इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी को वेट दे दिया जाता है। आपको याद होगा जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते थे ना, वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसमें हम लोग अपनी मर्जी से वेट देते 1 2 3 कर देते थे। लेकिन यहां पर नहीं है, कहते वेट किसको दोगे, वेट ऐसा होना चाहिए जो इंपैक्ट को दिखाए। ऑफकोर्स जिसका कंजम्पशन ज्यादा होगा ना उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, और जिसकी कंजम्पशन कम होगी उसका इंपैक्ट कम होगा, इसलिए क्वांटिटी को वेट दे दिया गया। तो आइए निकालते हैं फिर इंडेक्स नंबर। एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है कि बेस ईयर का जोड़ डिनोमिनेटर में और करंट ईयर का जोड़ न्यूमिनेटर में। तो आइए बेस ईयर क्या बना, P0 Q0, तो मल्टीप्लाई करो 500 900 1000, ठीक। और करंट ईयर में वेट को मल्टीप्लाई करके 1200 1800 1200, यानी करंट ईयर में टोटल कितना हुआ 24 थोड़ा आएगा, और ये कितना आया प्राइस इंडेक्स 4200 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100 175, यानी कि बेस ईयर के मुकाबले में कीमतें 75% बढ़ गई हैं। बेस ईयर के मुकाबले में कीमतें 75% बढ़ गई। सिंपल वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, एग्रीगेटिव का मतलब जोड़ वाला मेथड, जोड़ो। अब प्रॉब्लम पता क्या आई, अब आप जैसे कुछ और हो गए हाथ खड़ा करके बोले कि हमें तो मंजूर नहीं है आपका ये। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कहते हम तो करंट ईयर की क्वांटिटी को लेंगे। कुछ कहते नहीं जी हम तो अपनी तरफ से क्वांटिटी लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो इस तरीके से कई सारी क्वांटिटीज वेट्स में प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से कई सारे फॉर्मूले हैं इसके। देखो ये देखो, पहला फॉर्मूला लेस्पर्स का जो कहता है कि प्राइस इंडेक्स निकालते समय क्वांटिटी जो है वो बेस ईयर की लेनी है। एग्रीगेटिव मेथड है सारे। पास्चे कहता है कि जब आप वेट दोगे ना तो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट देना, आपने करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट देना है। डॉर्बिश एंड बॉली कहता है कि आप एक काम करो, लेस्पर और पास्चे के एवरेज ले लो, उन दोनों के फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा दोनों की एवरेज ले लो, दोनों क्वांटिटीज काउंट हो जाएंगी, लड़ो मत। फिशर कहता है कि नहीं, दोनों का ना ज्योमेट्रिक मीन ले लो, लेस्पर का और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, ठीक है। उसके बाद मार्शल कहता है कि दोनों क्वांटिटीज को जोड़ के वेट ले लो, बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी को जोड़ के वेट ले लो। कैली कहता है वेट अपनी मर्जी से फिक्स कर लो, इसलिए देखो क्यों अपनी मर्जी से फिक्स कर लिया उसने, ठीक। तो इस तरीके से कई सारे आपके इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। कई सारे फॉर्मूले इसलिए नहीं बने हैं कि उनकी सोच में अंतर है, सिर्फ उनकी जो प्रॉब्लम वो है कि
वेट किसको देना है? वेट करंट ईयर की, ये तो क्लियर है, सब कहते थे कि वेट क्वांटिटी को दे दो। वेटेड इंडेक्स में वेट तो देना पड़ेगा ना, वेट क्वांटिटी को दिया जाता है। एक बार बताओ, आपके घरों में शादियां होती हैं? होती होंगी। लेटेस्ट किसके घर में मैरिज हुई है? लास्ट ईयर ही होगी, लेटेस्ट ही हो गया वो, कोई बात नहीं। लेटेस्ट मतलब साल इनके लेटेस्ट शादी हुई है। तो आपको याद है कि हमारे परिवारों में एक रिवाज होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को अगर लड़के की शादी है तो गिफ्ट देते हैं, मतलब सूट वगैरह देते हैं, ऐसा होता है। लड़की की थी तो भी लड़की की शादी में भी जो ससुराल वालों के लिए होता है उनके लिए हम लोग कपड़े वगैरह लेके देते हैं। तो जो कपड़े होते हैं, मान लो लड़के के कई रिश्तेदार हैं, उसकी बहनें हैं, उसकी भाभियां हैं, चाचियां ताइयां बुआ जो भी हैं, लेडीज़ का ही होता है। बंदे को तो कंबल सा दे के तोड़ देते हैं, लोही सी दे देते हैं, और कुछ नहीं होता, इतना सा ही होता है, लेडीज़ का होता है ना। अब मान लो क्या आप सबको बराबर एक तरीके की चीज़ें दी थी? तो आप लोगों ने क्या किया था, कोई जो खास रिश्तेदार है उसको महंगा सूट लेके दिया, या सूट या साड़ी जो भी आपका रिवाज होगा, ठीक है, साड़ी या सूट, सूट। तो मतलब अगर दूर का रिश्तेदार है, थोड़ा कम है, तो उसको तो आप वेट दे रहे हो। देखो वो बराबर ही ट्रीट कर रहे, देख बराबर ट्रीट तो करके देखो। यू कांट ट्रीट देम इक्वल। हम वहां पर जो डिफरेंस करते हैं ना, वो वेट दे रहे हैं। अब किसी को 5,000 का सूट दे दिया, किसी को 4 का दिया, किसी को 3 का दिया, किसी को, सूट तो सबको दिए हैं लेकिन 5 4 3 2 1 की रेशियो में। तो इस तरीके से जो रेशियो होती है ना, जो इसलिए इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ऑल द थिंग्स कभी भी सेम नहीं होती हैं। अब यहां पर यह बात तो निश्चित है कि सारे कहते हैं कि हम क्वांटिटी को वेट दे देते हैं, नहीं तो वेट डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनकी लड़ाई पता क्या है? लड़ाई है कि किस क्वांटिटी को वेट देना है, बेस ईयर की या करंट ईयर की या कोई और। तो इसलिए वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हमारे कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, कई सारे फॉर्मूले बन गए वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर। एग्रीगेटिव का मतलब ही समझ लो, टोटल करंट ईयर के प्राइस का टोटल सारी कॉमोडिटीज का, और बेस ईयर के प्राइस का टोटल सारी कॉमोडिटीज का। और अगर वेट है तो वेट से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एग्रीगेटिव मेथड है, जोड़ करना है यहां पर, इसलिए यहां पर बड़े सारे फॉर्मूले हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। तो आपको ये बात समझ में आ गया, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर ये बात समझ में आ गई कि वेट क्यों देने हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हर कॉमोडिटीज की अलग अलग है। कईयों का असर इन्फ्लेशन का ज्यादा है और कईयों का इन्फ्लेशन का असर कम होता है। महंगाई, चीजें महंगी हो रही हैं तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें महंगी हो रही हैं, क्योंकि हर कॉमोडिटीज के महंगाई का असर पब्लिक के ऊपर अलग पड़ता है। क्लियर? तो वेटेड इंडेक्स है। वेटेड इंडेक्स में मैंने आपको बोला दो मेथड है, एक वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये हम बाद में करेंगे। तो मैंने ये वाला मेथड आपको समझा दिया है। कोई डाउट है इसमें पूछो। अब क्या आप इंडेक्स नंबर की एक लिमिटेशन बना सकते हो कि वेट असाइन करना डिफिकल्ट होता है इंडेक्स नंबर में? ये लिमिटेशन भी है। ऊपर लिमिटेशन में हमने पढ़े थे पॉइंट, एक लिमिटेशन का पॉइंट मैंने बोला था कि वेट का पॉइंट था, वेट असाइन करना मुश्किल होता है इंडेक्स नंबर में। तो मैंने आपको बोला था कि वहां वो लिमिटेशन आई है, मैं बता दूं, देखो ये रहा, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो तो वहां चीजों को आप वेट देते हो, तो वेट देना इज नॉट इजी। और वेट देना आसान होता तो फॉर्मूला एक ही होता ना, एग्रीगेटिव के 5-6 फॉर्मूले ना होते। चलिए, अब ये हो गया प्राइस इंडेक्स खत्म। अब बात कर रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स की। आप बोलते हो तो मैं ये मैरिट डिमेरिट पढ़ दूं इसकी? ये तो पढ़ दी थी मैंने, ये भी कल करा दी थी। वेटेड इंडेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं।
इन वेटेड इंडेक्स वेट्स आर असाइन टू वेरियस आइटम्स, वेट असाइन करते हैं, ठीक है। दो मेथड्स हैं, एक आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से भी वेटेड इंडेक्स निकाल सकते हो और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से भी आप वेटेड इंडेक्स निकाल सकते हो। दोनों तरीकों से आप वेटेड इंडेक्स निकाल सकते हो। सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव की बात करते हैं। याद रखना एग्रीगेटिव का मतलब जोड़ करना, ठीक है, जोड़ करना। और यहां पर क्या है, रिलेटिव निकाल लेना, प्राइस रिलेटिव निकाल लेना और बाद में उसकी वेटेड एवरेज ले लेनी। वहां सिंपल एवरेज था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और वेटेड एवरेज में आपको मालूम है हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी लग जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी लग जाएगा। एवरेज जहां पर भी है वहां पर आपके पास सिंपल अर्थमेटिक मीन भी लग सकता है और वहां पर आपका ज्योमेट्रिक मीन भी लग सकता है। इंडेक्स नंबर पर एवरेज निकालने का की जरूरत इन्हीं दो फॉर्मूलों में पड़ती है, नहीं तो बाकियों में तो एवरेज लेते नहीं, बाकियों में तो हम एग्रीगेट ले लेते हैं। अब देखो सिंपल इंडेक्स नंबर में भी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, वहां पे भी एवरेज नहीं ले रहे, और वेटेड इंडेक्स में भी आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है तो वहां पर भी आप एवरेज नहीं ले रहे। तो जहां पर भी एवरेज लेनी है, चाहे वो सिंपल एवरेज है चाहे वेटेड एवरेज है, वहां हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या अर्थमेटिक मीन का यूज करना है या फिर हमें ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना है। ओके, weighted aggregative method. In the weighted aggregative method, weights are assigned to various items. In weighted aggregative price indices, the price of different items are weighted by their quantities. Quantities को weight दे देंगे. It show real burden of change in price on the consumer. ये आपको सही में बताएगा कि असर कितना पड़ता है। जो ज्यादा कॉमोडिटीज कंज्यूम करेगा उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा और जो कम कॉमोडिटीज कंज्यूम करेगा उसके ऊपर असर कम पड़ेगा। यानी कि असर बराबर नहीं है। अगर तो चीजों का असर बराबर होता, मान लीजिए हम सब सेम क्वांटिटीज कंज्यूम करते हैं, सेम को हर कॉमोडिटीज की, अगर एक्स कॉमोडिटी को भी 10 kg कंज्यूम कर रहे हैं, वाई को भी 10 kg और जेड को भी 10 kg, तो असर सेम है सबका, तो वहां वेट देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द इंडाइसेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। इंडेक्स नंबर तो आपको मालूम है, इंडेक्स नंबर ही को ही इंडाइसेस बोलते हैं। इंडेक्स नंबर परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, रिलेटिव नंबर है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। द वेट्स मे बी असाइंड इन डिफरेंट मेथड्स। वेट जो है वो अलग अलग मेथड से दिए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ असाइनिंग वेट्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूला हैव बीन डिवाइज्ड। कई सारे फॉर्मूले बन गए हैं। पहला है लेस्पर का, जो बेस ईयर को वेट देता है। कहता है कि वेयर वेट्स आर द बेस ईयर क्वांटिटीज। बेस ईयर क्वांटिटीज इसलिए देखोगे जो प्राइस बेस ईयर का प्राइस P0 होता है और करंट ईयर का प्राइस P1 होता है। तो बेस ईयर का प्राइस नीचे होता है, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, कौन सी क्वांटिटी से, बेस ईयर की क्वांटिटी के, और ऊपर करंट ईयर का प्राइस उसको बेस ईयर के प्राइस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला वैल्यू आ गई, नीचे वाली वैल्यू आ गई, फिर इंडेक्स निकाल लिया। कहते हैं कि मैरिट क्या है इस मेथड की। इस मेथड की सबसे बड़ी मैरिट है कि आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। हम सिर्फ वही कॉमोडिटीज के इंडेक्स निकाल रहे हैं जो बेस ईयर में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन पता क्या होता है, अगर आप करंट ईयर प्राइसेस लेके करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट लेते हो, तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर में आपने एक ऐसी कॉमोडिटी चुन ली जिसका बेस ईयर में कंजम्पशन ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग अपनी कंजम्पशन को चेंज करते जा रहे हैं। जो बेस ईयर में चीजें खा रहे हैं तो वो तो हो सकता है कि आज भी एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन ये हो सकता है कि आज जो खा रहे हैं वो बेस ईयर में एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। इसलिए ये मेथड ज्यादा बेटर माना गया है। ये मेथड को ज्यादा बेटर माना गया है कि बेस ईयर को आप क्वांटिटीज मान लो, बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट मान लो। तो कहता है कि द इंडाइसेस फॉर डिफरेंट ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर सिंस वेट्स आर सेम बेस ईयर वेट। तो आप कंपेयर कर सकते हो। और दूसरी बात, करंट ईयर में आपके करंट ईयर तो बदलते रहते हैं। मान लीजिए आपने 2010 को बेस ईयर ले लिया, 2011 2012 का इंडेक्स निकाला, जब 2011 को इसके साथ कंपेयर किया तो वेट बेस ईयर के थे, और फिर 2012 का इंडेक्स निकाला 2010 का कंपेयर करके, तब भी वेट बेस ईयर के थे। तो ये 2011 और 2012 का इंडेक्स कंपेरेबल हो जाएगा, क्योंकि वेट कॉमन है दोनों में, वेट दोनों में 2010 के हैं। ये भी इसका पॉजिटिव है कि अगर आप अलग अलग ईयर्स के लिए वे इंडेक्स निकालो लेकिन बेस ईयर सेम हो और क्वांटिटीज हैं जो बेस ईयर की ली गई हो वेट के रूप में,
तो कंपेरेबल हो जाते हैं इंडेक्स, ये इसका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लिमिटेशन, करंट कंजम्पशन पैटर्न को आप इग्नोर कर रहे हो, वो तो है ही है, करंट ईयर की कंजम्पशन क्वांटिटी तो हमने ली नहीं, हमने आज से 10 साल पहले की कंजम्पशन क्वांटिटीज लेके निकाल दिया, ठीक। पाश्चे कहता है कि भाई मैं तो वेट दूंगा करंट ईयर की क्वांटिटीज को, मैं तो करंट ईयर की क्वांटिटी को ही वेट दूंगा, मैंने बेस ईयर की क्वांटिटीज को वेट नहीं देना, इसलिए फॉर्मूला ये बन गया आपका, क्वांटिटी जो है जहां पर क्यू 0 था वह क्यू 1 हो गया, ठीक है। इस मेथड की लिमिटेशन क्या होगी, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, एक ईयर का इंडेक्स दूसरे ईयर के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। 2010, 2011 और 2012, जब 2011 का इंडेक्स निकालोगे 2010 को कंपेयर करोगे, जब 2012 का निकालोगे तो 2010 को कंपेयर करोगे। अब ये दोनों के जो इंडेक्स है कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि 2011 के इंडेक्स निकालते समय 2011 के वेट लिए गए होंगे, करंट ईयर के लिए गए, और जब आप 2012 का वेट निकालोगे तो 2012 के वेट लिए गए होंगे, कंपेरेबल नहीं होगा, आप उनको आपस में कंपेयर नहीं कर पाओगे, ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो यही इसकी लिमिटेशन है। मेरिट यही है कि आप करंट कंजम्पशन पैटर्न को क्या करते हो, कंसीडर कर लेते हो। Note, if the prices of all the goods change in the same ratio, the two indices, Lasper and Paasche, will be equal for them. The weighing system is irrelevant. Or if the quantities of all the goods change in same ratio, then they will be equal. For them, the two weighing system are the same relatively. इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पेंडिंग है ये, मैं पेंडिंग कर देता हूँ, इसको बाद में जाके समझाऊंगा, एक क्वेश्चन करेंगे उसके साथ समझेंगे इसको, इसका मतलब क्या। डॉर्बिश एंड बॉली, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, दोनों लेस्पर और पास्चे के इंडेक्स का अर्थमेटिक में निकाल देते हैं, यानी कि करंट कंजम्पशन पैटर्न भी ले लिया और पुराना वो जो बेस ईयर का वेट भी ले लिया, दोनों ले लिया, ठीक है। और फिशर ने बोला कि भाई मैं तो दोनों के लेस्पर और पास्चे के प्राइस ले लूंगा, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, मल्टीप्लाई करके उसके रूट निकाल दिया, ठीक है। ये भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। मार्शल एजवर्थ पता क्या कहता है, मार्शल एजवर्थ कहता है कि मैं दोनों क्वांटिटीज को कंज्यूम कर देता हूं, यानी कि लड़ो मत, बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी दोनों को कंसीडर कर लो, बेस ईयर की क्वांटिटी भी कंज्यूम कर लो को और प्लस करंट ईयर की क्वांटिटीज को, दोनों को काउंट करके जोड़ के वेट दे दो, उसी को वेट ट्रीट कर लो। और कैली कहता है कि मैं तो फिक्स वेट लेके आऊंगा अपनी मर्जी के, तो उसने वेट अपनी मर्जी के दिए, हालांकि वो अपनी मर्जी वाला वेट भी क्या करता है, बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी की एवरेज ले लेता है ज्यादातर केसेस में। कैली प्राइस इंडेक्स इज ए वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स विच यूज फिक्स वेट्स। वेट्स आर द क्वांटिटी विच मे रिलेट टू एनी पीरियड, नॉट नेसेसरली द बेस ईयर और करंट ईयर, कोई भी ईयर की वेट हो सकते हैं, वो अपनी मर्जी से ले लिए उसने। और विच मे बी एन एवरेज ऑफ क्वांटिटीज ऑफ 2, 3 और मोर ईयर, तो एवरेज भी ले सकता है, अलग अलग ईयर्स की क्वांटिटीज की एवरेज भी वो ले सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स वेट हो गए, और अगर एवरेज लेके करता है तो भी ये एवरेज वाले वेट हो गए, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट होता है, ईयरली वेट चेंज नहीं होता है, यहां पर भी बेनिफिट वही है, एक फिक्स ले लिया, हर बार इंडेक्स निकाला तो वेट वही फिक्स लेके कंसीडर कर लिए। तो दिस इज प्राइस इंडेक्स, क्लियर है। प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, इन्फ्लेशन को। प्राइस इंडेक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका वेटेड और दूसरा अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। जो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स है वो सिंपल प्राइस इंडेक्स है, जिसमें वेट असाइन नहीं किए जाते, और वेटेड इंडेक्स नंबर में हम लोग प्राइस इंडेक्स में वेट दे देते हैं और क्वांटिटीज को वेट दे दिए जाते हैं, क्लियर। सिंपल प्राइस इंडेक्स में भी एग्रीगेटिव मेथड भी है और रिलेटिव मेथड भी है। एग्रीगेटिव मेथड की लिमिटेशन है कि वो यूनिट के केस में फेल हो जाता है, यूनिट के केस में फेल हो जाता है, इसलिए हम रिलेटिव वाला मेथड है। अब क्योंकि रिलेटिव में हमें एवरेज निकालनी होती है, तो वहां पे हम अर्थमेटिक एवरेज भी और ज्योमेट्रिक मीन दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। जब हम वेटेड इंडेक्स की तरफ जाएंगे, वेटेड प्राइस इंडेक्स, तो वहां पे भी एग्रीगेटिव भी है और प्राइस रिलेटिव भी है। एग्रीगेटिव मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये यूनिट टेस्ट पास कर देता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके रुपीज में डाटा कन्वर्ट कर रहे हैं ना, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रुपीज में आ गया ना,
अब वो यूनिट टेस्ट फेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। सिंपल एग्रीगेटिव में क्या था, यूनिट टेस्ट फेल हो रहा था क्योंकि क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़ रहे हैं, यहाँ अमाउंट को जोड़ रहे हैं क्योंकि वेट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है डाटा। तो अमाउंट बन गई है, देखो अमाउंट ही तो बन गई है। अगर आप नीचे जाके देखोगे यहाँ पर, ये देखो ये अमाउंट ही तो है, रुपीज है ना, ये भी रुपीज है। तो यहाँ ये यूनिट टेस्ट यहाँ पे पास हो जाता है, यहाँ पे यूनिट टेस्ट फेल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ना सिंपल जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बाद में जाके करेंगे उसको। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वांटिटी इंडेक्स है, तीसरा वैल्यू इंडेक्स है। ये रहा क्वांटिटी इंडेक्स, ये क्वांटिटी इंडेक्स है, और तीसरा आपके पास वैल्यू इंडेक्स है, जो कि कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।